बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड को स्टार्ट करते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि एंटीरियर नेक में पड़ा होता है। ओके, कहाँ पे पड़ा होता है? ये एंटीरियर नेक में पड़ा होता है। ओके, और इसके दो लोब होते हैं और दोनों लोब्स को जोड़ने वाला एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम इस्थेमस। अब थायराइड ग्लैंड की एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है ये प्रीमिटिव फेरिंग्स के फ्लोर में से बनता है। ओके, इनिशियली इसकी आउट ग्रोथिंग होती है नियर द बेस ऑफ द टंग। फिर ये नीचे फिर ये नीचे नेक में डिसेंड करता होता है और ये अपनी करंट पोजीशन पे आ जाता होता है। जब ये नीचे जाता है तो ये टंग से अटैच होता है एक डक्ट के साथ। दिस डक्ट इज कॉल्ड थायरोग्लोसल डक्ट। यानी ये जो थायराइड ग्लैंड होता है पहले ये इधर बनता है, इधर बेस ऑफ टंग पे बनता है, फिर ये नीचे आता हुआ अपनी नॉर्मल लोकेशन पे आ जाएगा और इसको जोड़ने वाला एक स्ट्रक्चर होगा। दिस इज कॉल्ड थायरोग्लोसल डक्ट। जो थायरोग्लोसल डक्ट होता है इसका एक ही रेमिनेंट होता है, वो है फोरामिन सीकम, और ये थायरोग्लोसल डक्ट डिसअपेयर हो जाती है। लेकिन अगर ये थायरोग्लोसल डक्ट डिसअपेयर नहीं होती तो फिर क्या हो जाएगा? थायरोग्लोसल डक्ट डिसअपेयर नहीं होगी तो दो चीज़ें बन जाएगी। वो दो चीज़ें कौन सी होगी? एक चीज़ होती है आपका थायरोग्लोसल सिस्ट और दूसरा पिरामिडल लोब जिसको एक्स्ट्रा लोब कहते हैं। और जो एक फोरामिन सीकम होता है वो उसका नॉर्मल रेमिनेंट होता है। तो जो थायरोग्लोसल डक्ट होती है इससे तीन चीज़ें बन जाती हैं। क्लियर? पहली चीज़ है फोरामिन सीकम। फोरामिन सीकम, और फोरामिन सीकम क्या होता है? ये नॉर्मल रेमिनेंट होता है इसका थायरोग्लोसल सिस्ट डक्ट का। दूसरा क्या बन जाएगा? अगर ये परसिस्ट रह जाती है तो फिर ये थायराइड का एक एक्स्ट्रा लोब बना देती है, इसको बोलते हैं पिरामिडल लोब। और तीसरा क्या होता है? तीसरा, अगर ये परसिस्ट रह जाती है तो ये थायरोग्लोसल सिस्ट बनती है। अब थायरोग्लोसल सिस्ट को आपने ब्रिंकियल सिस्ट से कैसे डिफरेंशिएट करना होता है? अब जो ब्रिंकियल सिस्ट होती है, ओके, यानी थायरोग्लोसल सिस्ट को आपने डिफरेंशिएट करना है ब्रिंकियल सिस्ट से। जो थायरोग्लोसल सिस्ट, हम दोनों के डिफरेंस लिख लेते हैं। ओके, तो थायरोग्लोसल सिस्ट और ब्रिंकियल सिस्ट या फ्रेंजियल सिस्ट, इनमें क्या डिफरेंस होता है? ओके, जो थायरोग्लोसल सिस्ट होती है ये रेमिनेंट होता है थायरोग्लोसल डक्ट का, यानी ये थायरोग्लोसल डक्ट का एबनॉर्मल रेमिनेंट होती है। जबकि ब्रिंकियल सिस्ट किसका रेमिनेंट होता है? ये परसिस्टेंट सर्वाइकल साइनस का होता है। नॉर्मली 4 फ्रेंजियल क्लेफ्ट होती है। जो फर्स्ट फ्रेंजियल क्लेफ्ट होती है वो अपने स्ट्रक्चर बनाती है लाइक एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ मिल के सर्वाइकल साइनस बनाती है और ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर सर्वाइकल साइनस परसिस्ट कर जाए तो ये क्या बनाती है? ब्रिंकियल सिस्ट बनाती है। अगला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या होता है? थायरोग्लोसल सिस्ट क्या होती है? ये एंटीरियर मिड लाइन में होती है, मिड लाइन में होती है। जबकि ब्रिंकियल सिस्ट क्या होती है? लैटरल नेक में पड़ी होती है, लैटरल नेक में पड़ी होती है। अगला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या होगा? जो थायरोग्लोसल सिस्ट होती है ये स्वाल्विंग के साथ और टंग की प्रोट्रियन के साथ, दोनों के साथ मूव करती है। लेकिन जो ब्रिंकियल सिस्ट होती है ये स्वाल्विंग के साथ तो मूव कर जाती है, लेकिन ये प्रोट्रियन के साथ, जो टंग की प्रोट्रियन होती है उसके साथ मूव नहीं करती। जस्ट लाइक थायराइड की ग्लैंड की जो स्वेलिंग होती है वो भी इसी पैटर्न को शो करती है। लेकिन जो थायरोग्लोसल सिस्ट होती है वो स्वाल्विंग के साथ भी मूव करती है, टंग की प्रोट्रियन के साथ भी मूव करती है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेने हैं। ओके, तो ये थायरोग्लोसल सिस्ट के रेमिनेंट आ गए। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड नीचे डिसेंड नहीं करता तब कौन सा डिजीज़ होता है? तो इस डिजीज़ को हम बोलते हैं हम एक्टोपिक थायराइड टिश्यू। ओके, नॉर्मली जो थायराइड ग्लैंड होता है, ओके, वो इधर बनता था इस जगह पर और वो नेक में आता था। लेकिन अगर वो टंग में ही रह गया, नीचे नहीं आया, इस डिजीज़ को बोलते हैं हम एक्टोपिक थायराइड। एक्टोपिक थायराइड। अब एक्टोपिक थायराइड मोस्ट कॉमन लिंगुअल होता है, यानी ज़बान के अंदर आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? और ये क्या करवाता है एक्टोपिक थायराइड? एक्टोपिक थायराइड की दो क्लिनिकल कोरिलेट है। एक ये है कि ये डिस्फेजिया करा देता है और दूसरा क्लिनिकल कोरिलेट ये है कि अगर ये ओनली थायराइड टिश्यू है, अगर ये ओनली थायराइड टिश्यू है और अगर आपने इसको निकाल दिया तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, और अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और आपको सारी ज़िंदगी के लिए लीवोथायरॉक्सिन लेना पड़ेगा। क्लियर? तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड के हम आर्टरियल सप्लाई पर। थायराइड ग्लैंड को दो आर्टरी सप्लाई करती है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है
वो कहाँ से निकलती है, वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकलती है। जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी होती है ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक से निकलती है। अब जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक होता है वो सबक्लीवियन आर्टरी से निकलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। और इसको ड्रेन करने वाली वेन होती है सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर थायराइड वेन। अब थायराइड ग्लैंड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, ओके, फोलिकुलर सेल, कोलाइड और सी सेल्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थायराइड ग्लैंड पर, थायराइड ग्लैंड में 3 तरह के आपको जो थायराइड टिश्यू होता है उसमें 3 तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। हिस्टोलॉजिकली बात करें तो पहले चीज़ आपको देखने को मिलती है थायराइड फोलिकुलर सेल, दूसरी चीज़ होती है कोलाइड और तीसरी चीज़ क्या होती है, ओके, वो है सी सेल। तो पहला है फोलिकुलर सेल, पहला है फोलिकुलर सेल जिन्होंने T3 T4 प्रोड्यूस करना है, दूसरा है कोलाइड और तीसरा होता है सी सेल्स या पैराफोलिकुलर सेल्स। क्लियर, जो आपके फोलिकुलर सेल्स होते हैं ये वो सेल्स होते हैं, ओके, जो मेन सेल्स होते हैं, ओके। तो इनके बारे में कीवर्ड क्या है, ये वो सेल होते हैं जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब होता है कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओके, ये T3 T4 को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया, ओके। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, T3 T4 को प्रोड्यूस करते हैं और ये स्टिमुलेट होते हैं TSH हार्मोन से। मतलब जब TSH होता है ना वो इन पे जाके काम करता है, इनकी हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया करवाता है और T3 T4 की प्रोडक्शन को बढ़ा देता होता है। और जब TSH ज़्यादा होगा तो ये सेल कलमनर बन जाएंगे। नॉर्मली ये सेल क्यूबाइडल होते हैं, लेकिन जब TSH आएगा ना तो TSH करेगा क्या, इन सेल को क्यूबाइडल से कलमनर में कन्वर्ट करा देगा और फिर ये T3 T4 की प्रोडक्शन करेंगे। अब इसके बाद है कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, सपोज मैं एक छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। ओके, ये बहुत सारे थायराइड फोलिकुलर सेल है, ओके, क्लियर। ये फोलिकुलर सेल है, ये कोर फोलिकुलर सेल है जिस, ओके, जिनकी एपिथेलियम सिंपल क्यूबाइडल होती है। मेरी ड्राइंग फजूल है। और इनके सेंटर में क्या भरा हुआ होता है, इनके सेंटर में कोलाइड भरा हुआ होता है। क्लियर, तो जो कोलाइड होता है ये पिंक कलर का होता है और इनके दरमियान में छोटे छोटे सेल होते हैं, ये क्या होते हैं, सी सेल होते हैं। लेट मी लेबल दिस डायग्राम। तो ये फोलिकुलर एपिथेलियल सेल है, ये कोलाइड है और ये आपका सी सेल होते हैं, सी सेल्स होते हैं। क्लियर, तो जो पिंक सेंटर होता है थायराइड ग्लैंड का जिसमें कोलाइड होता है, ओके, तो इसमें रट्टा मार लेना कि इसमें क्या चीज़ होती है, ओके, इसमें वो वाले हार्मोन्स होते हैं जो बन चुके होते हैं। मतलब जो कोलाइड होता है वो हार्मोन को स्टोर करता है, ओके, ठीक हो गया, और एक प्रोटीन से अटैच करता है जिसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। तो कोलाइड में क्या चीज़ होती है, कोलाइड में क्या होती है, स्टोर्ड हार्मोन होते हैं, थायराइड हार्मोन होते हैं और साथ में आपको क्या देखने को मिलता है, थायरोग्लोबुलिन देखने को मिलता है, थायरोग्लोबुलिन देखने को मिलता होता है। क्लियर, इसके बाद है आपके सी सेल्स। जो सी सेल्स होते हैं इनको पैराफोलिकुलर सेल कहते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड पैराफोलिकुलर, क्योंकि 2 फॉलिकल्स के दरमियान में पड़े होते हैं और ये सेल न्यूरल क्रस्ट सेल से बने हुए होते हैं और ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, ओके, ठीक हो गया। और कैल्सिटोनिन का मेन फंक्शन क्या है, कैल्शियम को कंट्रोल करना, कैल्शियम को कम कर देना। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, अगर इन सी सेल का कैंसर हो जाए, सी सेल या पैराफोलिकुलर सेल का कैंसर हो जाए तो उसको बोलते हैं हम मेडुलरी थायराइड कैंसर। क्या बोलते हैं हम इसको, मेडुलरी थायराइड कैंसर, ठीक हो गया। और अगर फोलिकुलर सेल का कैंसर हो तो 2 तरह के कैंसर होते हैं इनके, एक होते हैं आपके पैपिलरी कैंसर जिसमें ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस होता है और सेमोमा बॉडी होती है, और दूसरा फोलिकुलर कैंसर जिसमें कैप्सूलर और वास्कुलर इन्वेजन देखने को मिलती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड एम्ब्रियोलॉजी एंड एनाटमी। ओके, लेट मी डिस्कस फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके, मुझे सारा रेस करना पड़ेगा फिर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं थायराइड हार्मोन की फिजियोलॉजी को। तो एक चीज़ आपको बता दूं, जो थायराइड हार्मोन होते हैं, ओके, इन्होंने क्या करना होता है। थायराइड हार्मोन के बेसिकली 2 फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन ये होता है कि इसने आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है,
इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी जो मेटाबॉलिज्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना है। और दूसरा, थायराइड हार्मोन ने क्या करवानी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करानी है। यानी अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए बच्चों में तो इनकी फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। दिस रिजल्ट इन कंडीशन कॉल्ड क्रिटिनिज्म। क्लियर? तो क्रिटिनिज्म आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, क्लियर? तो जो एक बात रट्टा मार लेना, जो थायराइड ग्लैंड होता है आपकी बॉडी के हर सेल को अफेक्ट करता होता है। और थायराइड ग्लैंड ने क्या प्रोड्यूस करना है, थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करना है जो कि T3 और T4 होते हैं। एक कॉन्सेप्ट रट्टा मार लेना कि जो थायराइड हार्मोन होता है ज़्यादा कौन सा प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा आपका T3 प्रोड्यूस करता होता है। क्लियर? ज़्यादा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, सॉरी, ज़्यादा कौन सा प्रोड्यूस करता है, T4। ओके, तो ज़्यादा कौन सा प्रोड्यूस करता है, T4। क्वांटिटी वाइज ज़्यादा होता है लेकिन एक्टिविटी वाइज T3 होता है। यानी जो थायराइड हार्मोन है वो T4 ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, फिर ये T4 टिश्यू में जाके T3 में कन्वर्ट हो जाता है और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। T4 और T3 में क्या फ़र्क होता है, T4 में 4 आयोडीन के मालिक्यूल होते हैं और T3 में आपको 3 आयोडीन के मालिक्यूल देखने को मिलते होते हैं। क्लियर? और पेरिफेरल टिश्यू में ये 4 आयोडीन वाला 3 आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। और एंजाइम कौन सा होता है, एंजाइम होता है डी आयोडीनेस। ओके, एंजाइम कौन सा है आपका, डी आयोडीनेस। क्लियर? डी आयोडीनेस। अब इसकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है, अगर पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म हो तो हम ऐसी ड्रग देते हैं जो इस डी आयोडीनेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। वो कौन सी ड्रग होती है जो डी आयोडीनेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है और जो हम हाइपरथायरॉयडिज्म या ग्रेव्स डिजीज़ में इस्तेमाल करते हैं। उसमें लाइक ड्रग कौन कौन सी आती है, प्रोपाइल थायोरेसिल है, बीटा ब्लॉकर है, इसके साथ आपके कॉर्टिसोल या पेरेडिनिसोलोन आ जाएगा। क्लियर? और लिथियम आ जाती है और इमिड्रियोन आ जाती है। क्लियर? ये वो ड्रग है जो इस मैकेनिज़्म के ज़रिए काम करती है। क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं थायराइड ग्लैंड वाला। तो ये तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या कंट्रोल करता है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है और साथ में ये हमारी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। ओके, क्लियर? ऑलमोस्ट ये आ जाएगा आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं थायराइड हार्मोन की रेगुलेशन को। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, यहाँ पे एक एक्सिस बनेगा, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। ठीक हो गया? तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, उसका नाम है TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक हो गया? फिर ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे जाके काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के थायरोट्रोप पे जाके काम करेगा, थायरोट्रोप्स पे जाके काम करेगा और वहाँ पर TSH की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। यानी हाइपोथैलेमस से क्या प्रोड्यूस हुआ, TRH। उसने पिट्यूटरी से TSH को प्रोड्यूस कराया। TSH ने जाके कहाँ पे काम करना है, TSH ने जाके काम करना होता है थायराइड के फोलिकुलर सेल पे, उनकी ग्रोथ करवा देगा, हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया करवा देगा। ओके, ठीक हो गया? तो एक बात रट्टा मार लेना, तो जो थायराइड के फोलिकुलर सेल होते हैं, ओके, थायराइड के फोलिकुलर सेल होते हैं, इनके पास जो रिसेप्टर होता है TSH रिसेप्टर, TSH रिसेप्टर, इस रिसेप्टर पे दो चीज़ें बाइंड करती होती है। ओके, यानी इस रिसेप्टर पर या तो TSH बाइंड कर सकता है या फिर TSI बाइंड कर सकती है। ठीक हो गया? अब TSI क्या होती है, TSI थायराइड स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। ओके, स्पेसिफिकली थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। इन शॉर्ट, जो TSH रिसेप्टर होता है फोलिकुलर सेल पे, वो दो चीज़ों से स्टिमुलेट होता है, TSH से और थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन से। अब ये TSH कब ज़्यादा होता है, जब T3 T4 का लेवल कम होता है। मतलब जब T3 T4 का लेवल कम होगा, फीडबैक इनहिबिशन कम हो जाएगी और TSH ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। T3 और T4 की प्रोडक्शन सपोज कम हो रही है, उसकी वजह से TSH ज़्यादा आएगा और वो TSH रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और हार्मोन की सिंथेसिस को बढ़ा देगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन कब ज़्यादा होती है, एक डिजीज़ है ग्रेव्स डिजीज़, उसमें आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? तो ये आपको मैंने क्लिनिकल कोरिलेट बता दिया है। जो ग्रेव्स डिजीज़ होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। जबकि T3 T4 कब ज़्यादा होगा, अगर आप डाइट में आयोडीन नहीं ले रहे,
तो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है T3 T4 कम होगा, TSH ज़्यादा होगा और वो थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडी पे जाके काम करेगा। या फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ग्रेव्स डिजीज़ है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन है, वो भी TSH रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है। जब ये TSH रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है तो ये थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन तो करवाती है, इसके अलावा सेल के नंबर को और सेल के साइज़ को बढ़ा देती है। एंड रिजल्ट क्या होगा, इसकी वजह से आपको गोइटर देखने को मिलेगा। और गोइटर क्या होता है, इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो गोइटर के आपको मैंने दोनों मैकेनिज्म अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और फाइनली जो T3 T4 प्रोड्यूस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो फीडबैक इनिबिट करना शुरू कर देते हैं, मतलब TSH को इनिबिट कर देंगे और TRH को इनिबिट कर देंगे। तो ये बेसिक आपको मैंने बता दिया है, रट्टा मार लेना। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था, जो TRH होता है दो हार्मोन की सिंथेसिस को बढ़ाता होता है। ओके, एक होता है आपका TSH यानी TRH TSH को बढ़ाता है और दूसरा प्रोलैक्टिन को भी बढ़ा देता है। डैट मीन्स अगर T3 T4 कम हो गए तो TRH का लेवल ज़्यादा होगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर T3 और T4 कम हो गए तो उसकी वजह से TRH का लेवल ज़्यादा होगा। जब TRH का लेवल ज़्यादा होगा तो TSH का लेवल ज़्यादा होगा और प्रोलैक्टिन का लेवल भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। ओके, अब इनकी सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस कैसे होती है, तो रट्टा मार लेना। जो थायराइड हार्मोन की जो सिंथेसिस होती है वो कौन से सेल कंट्रोल करते हैं, वो आपके फोलिकुलर सेल कंट्रोल करते हैं। तो ये आ गया आपके फोलिकुलर सेल। ये फोलिकल्स का ल्यूमेन है जिसमें थायराइड हार्मोन स्टोर हो गए इन रिलेशन विद द थायरोग्लोबुलिन। ठीक हो गया, ये ब्लड है और ये आपका टारगेट टिश्यू है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक चीज़ होगी जिसका नाम है आयोडाइड। ये आयोडाइड है, ये आयोडाइड फोलिकुलर सेल में आएगा और किसके ज़रिए आएगा, सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्ट। और असल में ये पंप होता है और ये पंप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ठीक हो गया, ये पंप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके मैं सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये आयोडाइड सेल में एंटर होगा सोडियम आयोडाइड को ट्रांसपोर्टर से, फिर इस आयोडाइड की ऑक्सीडेशन होगी। ओके, यानी सेल में एंटर हुआ, फिर इस आयोडाइड की ऑक्सीडेशन होगी। इसकी वैलेंसी -1 है तो वो 0 हो जाएगी, तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। क्लियर? और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये कहाँ पे मूव कर जाएगा, ओके, ये कोलाइड में मूव कर जाता होता है। ओके, ठीक हो गया, यानी जैसे ही कोलाइड में मूव करता है वहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन वगैरह हो जाती है। और थायराइड फोलिकुलर सेल से थायरोग्लोबिन भी प्रोड्यूस होता है, वो भी कोलाइड में शिफ्ट हो जाता है। फिर जो आपका I2 आयोडीन का मालिक्यूल है वो एक अमाइनो एसिड से बाइंड करेगा। ओके, उस अमाइनो एसिड का नाम क्या है, उस अमाइनो एसिड का नाम है टायरोसिन। ठीक हो गया, और ये टायरोसिन थायरोग्लोबुलिन के ही सब यूनिट होता है। और क्या चीज़ बन जाएगी, मोनो आयोडो टायरोसिन या डाई आयोडो टायरोसिन, और ये थायरोग्लोबुलिन के ऊपर स्टोर हो जाते हैं। इन शॉर्ट कि ये क्या किस पे स्टोर हो जाएंगे, थायरोग्लोबुलिन पे। मतलब जो आयोडीन का मालिक्यूल है, अगर एक आयोडीन का मालिक्यूल मिले तो बनता है मोनो आयोडो टायरोसिन, अगर दो आयोडीन के मालिक्यूल मिले तो क्या बनेगा, डाई आयोडो टायरोसिन। ठीक हो गया, फिर इसके बाद क्या होगा, अगर एक मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन मिले तो क्या बनेगा, T3 बनेगा, मतलब 3 आयोडीन वाला T3 बनेगा। और अगर DIT और DIT मिले तो क्या बनेगा, T4 बनेगा, 4 आयोडीन मालिक्यूल वाला। क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, इसको ऐसे लेके चलना होता है। ओके, ज़्यादा प्रोड्यूस कौन सा होता है, T4, लेकिन ज़्यादा एक्टिव कौन सा होता है, वो T3 होता है। क्लियर? और जो T3 T4 होते हैं फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए अपनी ही सिक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं। अब यहाँ पर 3 स्टेप्स हो रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन होना, ये ऑक्सीडेशन होगी, ये वाला स्टेप ऑक्सीडेशन है। फिर ऑर्गेनिफिकेशन है, ऑर्गेनिफिकेशन का मतलब है आयोडीन ऐड करना। फिर मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन का मिलना, जिसको बोलते हैं कपलिंग। ओके, इन तीनों स्टेप्स को एक एंजाइम कंट्रोल करता है, उस एंजाइम का नाम है थायरोपेरोक्सिडेज। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में, ग्रेव्स डिजीज़ में हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। वो कौन सी ड्रग होती है जो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, उस ड्रग का नाम है प्रोपालथायोरेसिल और मेथिमाजोल। और ये ड्रग हम हाइपर थायरॉयडिज्म में इस्तेमाल करते हैं ट्रीट करने के लिए। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा, सही हो गया। अब यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझना है। क्लियर?
ओके। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टेप वाला है। ओके, पहले स्टेप में जो आयोडाइड होता था वो आके सेल में पंप होता था, फिर वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता था। और हम डाइट में लेते क्या है? हम डाइट में लेते हैं आयोडीन लेते हैं। ओके, हम डाइट में क्या लेते हैं? आयोडीन लेते हैं। अब अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में दो मैकेनिज़्म बनाए हुए हैं। ओके, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए जगह चाहिए। फ्रॉम वेयर शुड आई, ओके चलो इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। ओके, तो अब अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक मैकेनिज़्म रखा हुआ है इसको रेगुलेट करने वाला। सपोज़ एक बंदा है जो आयोडीन ज़्यादा लेता है अपनी डाइट में। ओके, आयोडीन एडमिनिस्टर करता है अपनी डाइट में, और वो भी लार्ज डोज में। ठीक हो गया? यानी अगर हम आयोडीन ज़्यादा खाएंगे उसकी वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक हो गया? अब हम कैसे आयोडीन ले सकते होते हैं? ओके, अब आयोडीन कैसे ले सकते हैं इसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, हमने कोई आयोडीन का कोई कंट्रास्ट मटेरियल इस्तेमाल कर लिया, कोई कंट्रास्ट इस्तेमाल कर लिया, या फिर ओरल आयोडाइड ले लिया, या कुछ ड्रग्स में ऐसी ड्रग्स होती है जिसमें आयोडीन भी होता है, लाइक इमिड्रियोन हो गया, वो हमने ले लिया। इन शॉर्ट अगर हमने आयोडीन लिया तो उसका थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, T3 T4 की प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट होगा। इसके दो इफेक्ट होते हैं। क्लियर? अब इसके दो इफेक्ट होते हैं, इसको हम दो में डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर कोई बंदा आयोडीन ज़्यादा लेता है तो उसकी वजह से दो इफेक्ट आती है। पहला आता है वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट, और दूसरा आता है जोर्ड बेसिडू इफेक्ट। जोर्ड बेसिडू इफेक्ट। ठीक हो गया? अब आपने इसको ध्यान से समझना है। ओके, अगर कोई इंडिविजुअल नॉर्मल है, अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है और वो ज़्यादा आयोडीन लेता है, नॉर्मल इंडिविजुअल है और वो ज़्यादा आयोडीन लेता है, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? जो आयोडीन होगा वो हमारे थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा। यानी जो आयोडीन ज़्यादा लेने की वजह से वो पंप को इनहिबिट करेगा, ऑक्सीडेशन को, कपलिंग को, ऑर्गेनिफिकेशन को इनहिबिट कर देगा। यानी नॉर्मल इंडिविजुअल में अगर हम आयोडीन ज़्यादा लेते हैं तो वो T3 और T4 की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है, और उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म आपको देखने को मिलता है। क्लियर? ये सिर्फ नॉर्मल इंडिविजुअल में देखने को मिलता होता है। डैट इज़ वाई कि अगर हमने कोई पेशेंट अगर जिसको सीवियर हाइपरथायरॉयडिज्म है, पेशेंट को सीवियर हाइपरथायरॉयडिज्म है, ग्रेव्स डिजीज़ है, तो हम उन पेशेंट में ज़्यादा क्वांटिटी में आयोडीन दे देंगे जो थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा और प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा। लेकिन दूसरा स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं। दूसरा है जोर्ड बेसिड्यू इफेक्ट। जोर्ड बेसिड्यू में क्या होता है? अगर कोई पेशेंट को क्रोनिक आयोडीन की डेफिशिएंसी है, क्रोनिक आयोडीन की डेफिशिएंसी है, काफ़ी अरसे से उसने आयोडीन नहीं लिया, और अगर हमने उस पेशेंट को आयोडीन दे दिया तब क्या होगा? असल में जिस पेशेंट में क्रोनिक आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है उसमें क्या होता है? उसमें जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उसकी अप रेगुलेशन हो जाती है। जो सोडियम आयोडाइड को ट्रांसपोर्टर है उसकी अप रेगुलेशन हो जाती है। अब उस अप रेगुलेशन की वजह से क्या होता है? उस अप रेगुलेशन की वजह से ये होता है कि अगर आप उस पेशेंट को जिसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी थी काफ़ी अरसे से, आपने उसको आयोडीन दे दिया, तो फिर क्या होगा? थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और क्या हो जाएगा? हाइपर थायराइडिज्म। ये आपको क्रोनिक आयोडीन डेफिशिएंसी वालों में देखने को मिलता होता है। तो मैं समराइज़ कर देता हूँ, अगर ज़्यादा आयोडीन दिया और हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपो, तो उसको बोलते हैं वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट। और अगर आपने ज़्यादा आयोडीन दे दिया और हाइपर थायरॉयडिज्म हो गया तो उसको बोलते हैं जोर्ड बेसिडो इफेक्ट। क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इसको कैसे लेके चलना होता है। अब हम इसके बाद आगे चले जाते हैं। ओके, तो एक बात रट्टा मार लेना, सर्कुलेशन के अंदर चले गया, T3 T4 रिलीज़ हो गया, ज़्यादा कौन सा होगा? T4 होगा, लेकिन पेरिफेरल टिश्यू में ये T3 में कन्वर्ट हो जाएगा और T3 अपना सारा फंक्शन करेगा। क्लियर? अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो प्लाज्मा में जो होता है आपका थायराइड, जो कहने का मतलब है प्लाज्मा में जो थायराइड हार्मोन होते हैं एक प्रोटीन से बाइंड किए हुए होते हैं। ओके, उस प्रोटीन का नाम है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ओके, तो जो प्लाज्मा में ये किस प्रोटीन से बाइंड करते हैं? थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन से बाइंड करते हैं। अब इसकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है? ओके, वो आपने दो चीज़ें कंफ्यूज नहीं करनी, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन और थायरोग्लोबुलिन। जो थायरोग्लोबुलिन थी वो सिर्फ थायराइड के अंदर थी, वहाँ पे स्टोर करती थी, लेकिन ब्लड में ये कैसे ट्रैवल करता है? वो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है। क्लियर? ठीक हो गया? तो ये आपने रट्टा मार लेना है। सपोज जो आपकी बॉडी का टोटल होगा, टोटल T4 होगा, वो किसके बराबर होगा? कि फ्री फॉर्म कितनी है प्लाज्मा में?
और कहने का मतलब है बाउंड फॉर्म कितनी है प्लाज्मा में, ठीक हो गया। बाउंड फॉर्म किससे होगी, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन से होगी। एक बात रट्टा मार लेना कि जो आपका बायोलॉजिकली एक्टिव है, जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, वो फ्री फॉर्म होती है, यानी अगर फ्री फॉर्म कम या ज़्यादा होती है वो TSH को कम या ज़्यादा करती है, क्लियर। जो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन से जो बाइंड होती है वो आपकी सिर्फ स्टोर फॉर्म होती है, वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं होती, क्लियर, ठीक हो गया। तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्लियर। थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन का आपको मैंने बता दिया है, ओके। अब इसकी क्या क्लिनिकल कोरिलेट है, इसका क्लिनिकल कोरिलेट ये है कि जो आपका फ्री T3 T4 होता है वो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, लेकिन जो बाउंड होता है वो इनएक्टिव होता है। और अब वो तमाम कंडीशन जिसमें थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन का लेवल ज़्यादा होगा उसमें टोटल T4 का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फ्री वाला सेम रहेगा। अब वो कंडीशन कौन कौन सी है जिसमें थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज़्यादा हो जाती है, इसमें प्रेगनेंसी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, यानी अगर आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो क्या करती है, वो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से टोटल T3 T4 बढ़ जाएगा, लेकिन जो फ्री T4 है ये आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर आप स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, स्टीरॉयड क्या करते हैं, प्रोटीन की डिग्रेडेशन करा देते हैं, तो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम हो जाएगा। या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जिसमें प्रोटीन यूरिन में चली जाती है, उस केस में भी थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम हो जाएगा, टोटल T4 कम हो जाएगा, लेकिन फ्री वाले आपके क्या रहेंगे, आपके कहने का मतलब है ये नॉर्मल रहेगी, ठीक हो गया। अब T3 T4 ये लिपोफिलिक मालिक्यूल है, ये वाहिद लिपोफिलिक मालिक्यूल है जिनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर चाहिए होता है। नॉर्मली लिपोफिलिक मालिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन इनके पास चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं। अब चार्ज अमाइनो एसिड है, इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, इनको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए क्रॉस करना पड़ता होता है, क्लियर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ओके, क्लियर। तो ये चीज़ आ गई है। तो ये हमने सारा पूरा मैकेनिज्म हमारा एक्सप्लेन कर लिया है कैसे प्रोड्यूस होता है, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। तो थायराइड हार्मोन फॉलिकल से प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे एक एंजाइम होता है 5-डिआयोडीनेज, ओके। ये पेरिफेरल टिश्यू में पेरिफेरल टिश्यू में होता है, जो कि T4 को T3 में कन्वर्ट कर देता होता है। दोबारा बता दूँ, ज़्यादा प्रोड्यूस कौन सा होगा, T4, लेकिन जो बायोलॉजिकली एक्टिव कौन सा होगा वो T3 होगा। और पेरिफेरल कन्वर्जन को कौन इनहिबिट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बीटा ब्लॉकर, प्रोपाइलथायोरेसिल, लिथियम इमिड्रियोन। डेट इज़ वाई ये जो होती है ना, ये जो ये ड्रग्स होती है ये हाइपरथायरॉयडिज्म में, थायराइड स्टॉर्म में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पर, ओके। यानी जो T4 होता है, T4, ओके, T4 पेरिफेरल टिश्यू में जाके दो चीज़ों में कन्वर्ट होता है, ओके। एक T3 में जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, या फिर ये रिवर्स T3 में भी कन्वर्ट हो सकता है जो कि बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। तो जो रिवर्स T3 है ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है, क्लियर। तो अगर आपकी बॉडी में रिवर्स T3 का लेवल ज़्यादा है तो उसका मतलब है थायराइड हार्मोन अपने काम नहीं कर रहे, और रिवर्स T3 ग्रोथ हार्मोन से और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से बढ़ जाता होता है। फिर इसके बाद मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है, थायरोपेरोक्सिडेज। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, अगर इस रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए, इस रिसेप्टर के खिलाफ इस एंजाइम के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए, ओके, तो फिर क्या होगा, T3 T4 की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ओके, कम हो जाएगी। जब T3 T4 की प्रोडक्शन कम हो जाएगी हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड हाशिमोटो थायराइडाइटिस। तो जो हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन आयोडीन सफिशेंट एरिया। वैसे मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इज आयोडीन डेफिशिएंसी, लेकिन आयोडीन सफिशेंट एरिया में कौन सा ज़्यादा होता है, हाशिमोटोस आपको देखने को मिलता है। जो थायरोपेरोक्सिडेज होता है उसने 3 फंक्शंस को कंट्रोल करना है, क्लियर। एक आपका ऑक्सीडेशन को, ऑर्गेनिफिकेशन को और कपलिंग को, ओके, ठीक हो गया। और मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था प्रोपाइलथायोरेसिल को कौन इनहिबिट करती है, थायरोपेरोक्सिडेज को कौन इनहिबिट करती है, प्रोपाइलथायोरेसिल और मेथिमाजोल। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, हाइपरथायराइडिज्म में, ओके। खास तौर पर अगर प्रेगनेंसी में हाइपरथायराइडिज्म है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपाइलथायोरेसिल और सेकंड और थर्ड में मेथिमाजोल, क्योंकि फर्स्ट में आप मेथिमाजोल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये टेराटोजेनिक होती है, एप्लेजिया क्यूटिस कराती है। बाकी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर DIT मिलेंगे तो T4 बनेगा, और DIT और MIT मोनो आयोडोटायरोसिन मिलेगा तो T3 बनेगा। यहाँ पे 2 इफेक्ट बताया, वुल्फ चाइकोफ, अगला आएगा जोड बेसिड्यू। वुल्फ चाइकोफ एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, प्रोटेक्टिव आउटो रेगुलेशन होती है कि जब आप आयोडीन ज़्यादा ले लेते हो T3 T4 की प्रोडक्शन कम हो जाती है, स्पेसिफिकली थायरोपेरोक्सिडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता होता है,
क्लियर। बाकी मैंने बताया था जो फ्री हार्मोन है वही एक्टिव होता है, ओके। और जो T3 होता है वो ज़्यादा एक्टिव फॉर्म होती है, वो न्यूक्लियर रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है और ठीक हो गया और फंक्शन करती होती है। एक बात रट्टा मार लेना, जो T3 और साथ में विटामिन डी, इनके रिसेप्टर न्यूक्लियस पे पड़े होते हैं, जबकि जो स्टीरॉइड है लाइक कोर्टिसोल, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, लाइक स्टीरॉइड्स होते हैं, उनके जो रिसेप्टर पड़े होते हैं ये कहाँ पड़े होते हैं, ये आपके साइटोसोल में पड़े होते हैं, साइटोसोल में पड़े होते हैं। अब थायराइड हार्मोन ने क्या कंट्रोल करना होता है, थायराइड हार्मोन ने आपको बताया था कि दो चीज़ें कंट्रोल करनी होती है, एक होती है आपका मेटाबॉलिज्म और दूसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वगैरह को कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पर सारा मिमोनिक बताया हुआ है, ओके ठीक हो गया। तो मिमोनिक क्या है, 7 B's ब्रेन को मेच्योर करती है, डैट मीन्स अगर बच्चों में कम हो जाए, क्रिटिनिज्म हो जाए, ब्रेन मेच्योर नहीं होगा। दूसरा बोन की ग्रोथ करवाती है, जस्ट लाइक ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ओके। मतलब अगर ब्रेन मैच्योर नहीं होगा तो क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। अगर बोन ग्रोथ नहीं होगी तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से शॉर्ट स्टेचर हो जाएगा, क्लियर। इसके अलावा ये और क्या करवाती है, बीटा एड्रीनर्जिक इफेक्ट, ओके। क्या करवाती है, बीटा एड्रीनर्जिक इफेक्ट, क्लियर, ओके। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस है जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा होंगे वो बीटा 1 रिसेप्टर की अप रेगुलेशन कर देंगे, सेंसिटिविटी को बढ़ा देंगे। दैट इज़ वाई हाइपरथायरॉयडिज्म में कार्डिक आउटपुट, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता होता है, क्लियर। और इनके लिए जो ड्रग हम देते होते हैं वो बीटा ब्लॉकर है, दैट इज़ वाई बीटा ब्लॉकर थायरोटॉक्सिकोसिस में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इसके नंबर को बढ़ा देते हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करता होता है, एनर्जी को यूज़ करेगा, जब एनर्जी को यूज़ करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन खर्च होगी, ऑक्सीजन खर्च होगी, एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है तो एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है, ओके। और जब हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके, ये क्या हो रहा है इसको, अच्छा, एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी तो जो हाइपरथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट होगा उसको हीट इंटॉलरेंस होती है, पसीना बहुत आता है, स्वेटिंग होती है, वेजोडाइलेशन होती है। और जब ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा होती है तो रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता होता है कंपनसेशन के नतीजे में। और ब्लड शुगर का लेवल भी क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, कैसे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से और ग्लूकोनियोजेनेसिस से। और जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो लाइपोलाइसिस करवाते हैं, दैट जस्ट लाइक ग्रोथ हार्मोन। और लास्ट में ये सरफेक्टेंट की सेंथिसिस को भी बढ़ा देते होते हैं, क्लियर। रट्टा मार लेना, जो सरफेक्टेंट की सेंथिसिस होती है ये स्टिमुलेट होती है T4 से और कॉर्टिसोल से और इनहिबिट होती है इंसुलिन से। दैट इज़ वाई जो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर होते हैं उसमें इंसुलिन ज़्यादा होती है तो वो सरफेक्टेंट को इनहिबिट कर देती है। जब सरफेक्टेंट नहीं होगा तो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा, क्लियर। तो 3 बेसिक फंक्शन जो आपको याद रहने चाहिए थायराइड हार्मोन के, वो कौन से 3 बेसिक फंक्शन है। पहला है BMR को बढ़ा देना, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देना, ओके। दूसरा इंक्रीज कैटिकोल अमीन सेंसिटिविटी, यानी एपिनेफ्रिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देना, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम से सब कुछ बढ़ जाएगा। और लास्ट में क्या करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करना, ठीक हो गया। यानी सेल की डिफ्रेंसिएशन और मेच्योरेशन को कंट्रोल करना। अगर ये कम हो गया बच्चों में तो बच्चों में मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, पुअर मसल्स हो गए, बच्चा सोता रहेगा, डेवलप नहीं हो पाएगा, ब्रेन इमेच्योर होगा। और इसके साथ आपको अम्ब्लाइकल हर्निया भी देखने को मिल सकता है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिनिज्म, ठीक हो गया, ओके क्लियर। ऑलमोस्ट ये आपको देखने को मिलता होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये पूरा थायराइड हार्मोन की बेसिक फिजियोलॉजी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसकी पैथोलॉजी पे आगे चलते हैं। आई थिंक इस वीडियो को फिर यहीं पर रोक देते हैं, पैथोलॉजी को फिर नेक्स्ट में कवर करते हैं।